Hello, good morning, dear students. Welcome, all of you. Another video. Today, our topic is friction. This is your new unit, new chapter. And the topic today we will discuss about the friction, its type, why friction is a necessary evil. Clear? बच्चों, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, सरफेस के ऊपर फेंक दिया या बॉल आपने फ्लो करवा दी। जब हम बॉल को फ्लो करवाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद जाके क्या होती है, रुक जाती है। क्लियर? अब अगर आपको याद होगा कि न्यूटन्स लॉ ने क्या बोला था कि कोई बॉडी तब तक अपनी स्टेट को या अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। क्लियर है? अब आप देखिए, हमने तो मूवमेंट के लिए फोर्स लगाई इसके ऊपर, लेकिन रुक गया। रुकने के लिए तो हमने फोर्स लगाई नहीं। ठीक है, तो या तो फिर न्यूटन लॉ गलत हो गया या फिर कुछ ना कुछ फोर्स उसके ऊपर लगी। तो उसके ऊपर वर्कआउट किया गया, उसके ऊपर स्टडी किया गया, तो लास्ट में ये कंक्लूजन निकला कि न्यूटन लॉ तो ठीक है, लेकिन उसके रो रुकी, उसके ऊपर कोई फोर्स लगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो रुकी, और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या अपोजिट है। इस वजह से वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। फिर बात आती है कि ये फोर्स आई कहाँ से। ठीक है, तो ये फोर्स कहाँ से आई कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है, तो जो बॉडी जब कांटेक्ट में आती है, तो जो कांटेक्ट पे जितना भी एरिया उसका आता है वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने आप रुक जाती है। हमें लगता है अपने आप, लेकिन क्या हुआ था, उसके ऊपर वो फोर्स लगी। ठीक है, अब कहाँ से आया फ्रिक्शन, व्हाट इज़ इट्स ओरिजिन, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट वाइज बहुत जगह एक्सप्लेन किया गया है। आप सिंपली बोल सकते कोई रफ सरफेस है। ठीक है, जब कोई सरफेस रफ है या कोई भी सरफेस, तो हमें ओपन आई से हमेशा स्मूथ ही दिखेगा, लेकिन जब हम कोई माइक्रोस्कोप से या बड़े किसी से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ पे कुछ पोर्स हैं। ठीक है, और अगर कोई जगह बहुत सॉफ्ट है तो जब उसके ऊपर कोई बॉडी मूव करती है तो वो नीचे को बेंड हो जाएगी, फिर उसके ऊपर वो रोल होगा, उसको कवर करने के लिए आगे जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके मोशन में कमी आ जाती है। ठीक है, दूसरी तरह से कई बार हम बोलते हैं कि जी जैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रख दी तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ऊपर नीचे की तरफ खींचेंगे, और आगे की तरफ का जो मोशन है उसका वो क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। क्लियर? तो लेकिन ओवरऑल क्या रहा कि फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन एक अपोजिंग करेक्टर होता है, अपोजिंग फोर्स होती है जो हमारे मोशन को अपोज ही करेगी। क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो जो भी इरेगुलरिटी बोल सकते हैं आप, या ग्रूव जो उस पर बने होते हैं, उसकी वजह से ये फ्रिक्शन डेवलप होता है। ठीक है, फिर आती है बात स्टैटिक फ्रिक्शन की। टाइप्स है इसके, एक स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया इसका। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसका, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इसका। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर है। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर है, ठीक है, मानो ये सरफेस है, इसके ऊपर हमने कोई बॉडी रखी हुई है। ठीक है, तो ये किस में, रेस्ट पोजीशन में है। तो जब रेस्ट पोजीशन में है तो ये मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये मानो हमने फोर्स लगाया, ये इसका हम मोशन इसको दे रहे हैं आगे की ओर, और यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ एस ले लो, कैपिटल ले लो। ठीक है, वो लग रहा है, तो ये इसको बैलेंस करके रख रहा है, ये ना तो आगे जाने दे रहा ना पीछे जाने दे रहा। ठीक है, तो उस समय जब बॉडी मूव नहीं करती है, रेस्ट पे होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोई भी बॉडी होगी उसमें क्या लगेगा, एक तो वेट, ठीक है, वेट उसका mg, और नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक है, क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, ठीक है, ये एक तरह की फोर्स हुई। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ बॉडी के ऊपर, ये फोर्स हमेशा ही जो कॉन्टैक्ट बॉडी है उसके सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ही रहेगी। क्या रहेगी, ये फोर्स है, ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स है सरफेस के ऊपर नॉर्मली करेक्ट करेगी जो सरफेस कांटेक्ट पे है। ठीक है, अगर हम इसको टेढ़ा कर दें, ये फोर्स इस तरह से, अगर हम इसको इस तरह से घुमा दें तो ये फोर्स कैसी रहेगी, ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, परपेंडिकुलर ही रहेगी। ऐसे करके घुमा दो। ठीक है, अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड सरफेस होता है तो अभी ये कॉन्टैक्ट बॉडी का पोर्शन आ गया, तो इसके ऊपर जो फोर्स है ये ऊपर को ना रहेगा, नॉर्मल एक्शन क्या रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये इसके ऊपर क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगा। क्लियर? तो ये मतलब ये नॉर्मल ही रहता है, जो कॉन्टैक्ट बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। समझ रहे हो? इसके बाद आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हुआ कि जब ये बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ठीक है, जब कोई बॉडी एकदम मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, उसको बोलते हैं उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और थर्ड आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब वो चल पड़े, चलते इसमें मोशन के दौरान
ठीक है, वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं उसका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि मैंने ये पेन यहाँ रखा है, ठीक है, अब ये इस तरह के स्टैटिक पोजीशन पे है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा हिलाता हूँ या तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल चलने के लिए तैयार होगा, तो वो क्या हुआ, काइनेटिक लिमिटिंग, और जब ये चल पड़ा उसको क्या बोलते हैं, उसका काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। फिर इसके ऊपर लॉज है, लिमिट इसके, ठीक है, लॉज क्या है, हम लॉज के बारे में बात करते हैं। लॉज जो इसका रहता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं उनको। इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन है, जो फ्रिक्शन होता है, इट इज़ जो फर्स्ट लॉ जो इसका है वो लॉ है कि जो आपके पास फ्रिक्शन है इट इज़ ऑलवेज, ठीक है, ये क्या है, हमेशा अपोजिट होता है, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। दूसरा, इट एक्ट्स ऑलवेज टेंजेंशियली अलॉन्ग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, ये क्या होता है, इस सरफेस के हमेशा ही क्या रहता है, टेंजेंशियली रहता है। क्लियर। और तीसरा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। भाई जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लिया, ठीक है, एफ एस लिया हमने, तो यहाँ पे एफ एस लिखिए, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है। बाकी जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, तो ये कितना सरफेस कॉन्टैक्ट पे आया इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन जो कॉन्टैक्ट पे एरिया आया है उसका नेचर कैसा है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये थे लॉज ऑफ, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। उसके बाद जो बोला मैंने काइनेटिक फ्रिक्शंस। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शंस मोशन की वजह से होता है, दो तरह का होता है, एक रोलिंग फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब कोई बॉडी एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर जब स्लाइड करती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब वो रोल करती है, इस तरह से रोल करे, ठीक है, क्या करे, ये अगर ये हो गया स्लाइड और रोल क्या हुआ, इस तरह से जाए, रोल करे, उसको क्या बोलते हैं, उसका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ही रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो टायर्स होते हैं ऑलमोस्ट क्या होता है, स्फेरिकल शेप के होते हैं, हमेशा ही स्फेरिकल शेप के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर उनकी शेप स्फेरिकल ना होगी तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो मोशन में प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी उस तरह से। इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो हमारे पास होता ही है, जो रोलिंग, जो हम कहते हैं स्फेरिकल होते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर उसके बाद कॉफिशिएंट्स है कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन के या काइनेटिक फ्रिक्शन के, वो सिंपली है, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो जब इसको हटाओगे तो इट बिकम्स म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू आर, एंड म्यू एस इट इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। ठीक है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे म्यू के लगा सकते हैं आप। क्लियर। तो ये था आपके पास इनके टाइप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे लास्ट में, व्हाई friction is a necessary evil. Friction is necessary as well as evil. Why? ठीक है, क्यों है नेसेसरी? नेसेसरी आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यक है? ठीक है, अब आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम चल नहीं पाएंगे, सरफेस के ऊपर प्रॉपर ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, गिर सकते थे। अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन ना होने की वजह से हम किसी सरफेस के ऊपर, पेपर के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर नहीं लिख पाएंगे। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम गाड़ी में, व्हीकल में ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कई जगह हम नॉट नहीं बांध पाएंगे। तो बहुत सारी जगह फ्रिक्शन ज़रूरी है, और कई जगह हमें हीट चाहिए होती है जो कि हम फ्रिक्शन या रब करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस केस में फ्रिक्शन ज़रूरी है। ठीक है। अब ईविल क्यों है, तो सबसे बड़ा ईविल इसलिए है कि जो भी हमारे मशीनरी पार्ट्स है, मशीनों में हमारे काम होता है, वहाँ पे अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जो मशीन के पार्ट्स हैं वो बार बार रब करते रहेंगे। ठीक है, उसकी वजह से उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी लाइफ या उनकी क्वालिटी या उनकी वो डैमेज हो सकती है, और जिसकी वजह से मतलब इट विल कॉज द वियर एंड टियर्स ऑफ द मशीनरी। ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है कि फ्रिक्शन है, हमें उसको ओवरकम करना है। अब ओवरकम करने के लिए हमको काम तो करना है, लेकिन फ्रिक्शन भी वहाँ पे है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हम इनके इस लिमिटेशंस को या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, ज़रूरी भी है। ठीक है, और बुरा भी है, बहुत सारी जगहों पे नॉइज सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये है।
अब बात आती है कि अगर फ्रिक्शन है, ज़रूरी भी है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड्स तो होंगे जिसकी वजह से हम इन्हें कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने फ्रिक्शन को कम करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वही, अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दो, फ्रिक्शन अपने आप कम हो गया। दूसरा, हम कोई ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ऑयलिंग वगैरह यूज़ करते हैं, तो मशीन वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं उनके बढ़ाया जा सकता है, उनके डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम कुछ सरफेस के ऊपर पॉलिश कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, है ना, उस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ याद रखना, जो एक्सेस ऑफ पॉलिशिंग होती है, ठीक है, अगर नॉर्मली आप पॉलिश करो फ्रिक्शन कम हो गया, लेकिन जब एक्सेस ऑफ पॉलिशिंग हो जाती है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कम होने के बजाय फ्रिक्शन बढ़ भी जाता है, क्योंकि सरफेस सॉफ्ट हो जाता है और उसके ऊपर बॉडी मूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्लियर? तो ये था आज हमारा फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसे समझे होंगे, आप बार बार वीडियो देखें और आप इसे आसानी से समझ पाओगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।